आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। आज मैं आपको एक सियासी रेस के बारे में बताती हूं। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले विपक्ष ने पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाया था और तब से वो सवालों का सिलसिला जारी है। कई लोगों ने यह भी मांग की कि पीएम केयर्स फंड की ऑडिट कराई जाए, उसको एक सरकारी संस्था का नाम दिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि पीएम केयर्स फंड का पैसा जा कहां रहा है। उसका हिसाब किताब मांगा गया था। उसी पीएम केयर्स फंड से अब तक कुल 1224 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए पैसे दिए गए हैं। देश भर में अब तक 1100 ऑक्सीजन प्लांट लग भी गए हैं, चालू हो गए हैं। अब रेस शुरू हुई है सियासी फायदा उठाने की। लिहाजा गैर बीजेपी राज्यों की सरकारों ने ऑक्सीजन प्लांट का पैसा तो पीएम केयर्स फंड से लिया, पर रिबन खुद ही काट दिया। देखिए पहली रिपोर्ट दिल्ली से। दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या फिर झारखंड की सोरेन सरकार, पीएम केयर्स फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट को अपना बताने में कई गैर बीजेपी सरकारें लगी हैं। तो वो रिपोर्ट हम आपको थोड़ी सी देर में ही दिखाएंगे, पर श्रेय की अब जो रेस है शुरू हो गई है। पीएम केयर्स फंड के बारे में आपको बता दें कि लगातार सरकार ने यह दलील अदालत के अंदर भी दी है कि उसको एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के जरिए बकायदा उसका लगातार ऑडिट किया जाता है, पर उसमें से जो पैसा जाता है उससे कई बार वेंटिलेटर दिए गए हैं, प्रेशर अब्जॉर्प्शन प्लांट्स जो कि ऑक्सीजन जनरेट करने वाले प्लांट्स हैं, उनको देश के अलग अलग हिस्सों में लगाया गया है। तो जब ये प्लांट बन करके तैयार हो गए तो कैसे श्रेय लेने के लिए रिबन उस राज्य के मंत्री ने काट दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया। ये ऑक्सीजन प्लांट देश भर में पीएम केयर्स फंड से बनाए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन से पहले ही ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण की श्रेय लेने की रेस शुरू हो गई। इस रेस में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी से भी आगे दौड़ गई है। दिल्ली के गुरु तेज बहादुर हॉस्पिटल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने उद्घाटन कर दिया। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बाद क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो साफ तौर पर दिखाई जा रही है। दिल्ली में तमाम अस्पताल जो कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, चाहे वो एलएनजेपी हो, चाहे गुरु तेग बहादुर हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल हो, इन तमाम अस्पतालों में दिल्ली के अलग अलग विधायकों द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हम जिस हॉस्पिटल में हैं, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल जो कि दिलशाद गार्डन में पड़ता है, यहाँ पे पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है और बीते 2 दिन पहले ही इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन यहाँ के विधायक राजेंद्र पाल गौतम द्वारा किया गया। तस्वीर आपको दिखा देते हैं ऑक्सीजन प्लांट की, जहाँ पे साफ तौर से लिखा है पीएम केयर्स, पीएसए प्लांट अंडर पीएम केयर्स, यानी कि प्रधानमंत्री का जो केयर फंड है उससे इस ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से खूब शोर मचा था। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी पर हाथ खड़े करते हुए केंद्र सरकार पर दोष मढ़ दिया और जब पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि काम हमारा, क्रेडिट उनका। सारा क्रेडिट उनका, सारा काम हमारा, सारी जिम्मेदारी हमारी, सारा क्रेडिट उनका। पीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 1224 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए पीएम केयर्स फंड से राशि उपलब्ध कराई गई है। इनमें से 1100 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 1750 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन हर रोज उपलब्ध होगी। दिल्ली में बने ऑक्सीजन प्लांट का क्रेडिट लेने पर बीजेपी का कहना है कि क्रेडिट मुख्यमंत्री केजरीवाल ले लें, कम से कम ऑक्सीजन प्लांट बने तो सही। पीएम केयर का पैसा बहुत पहले से दिल्ली सरकार को दिया हुआ है। हर स्टेट को ऑक्सीजन प्लांट बनाना है, तो जिस समय बनाना तो उस समय बनाया नहीं था। खैर अभी भी बना लो, आप जितना क्रेडिट लेना हो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ले लो, ऑक्सीजन प्लांट बना दो, इतने में हम खुश हैं। एक वक्त था जब विपक्ष पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठा रहा था। आज उसी फंड से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को अपना बताने की होड़ लगी है। तीसरे वेव को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट्स लगातार हर जगह सेटअप किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार
फंड के माध्यम से इन ऑक्सीजन प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। लेकिन का कहना है कि उनके द्वारा कई जगहों पे ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं, लेकिन जो फंड है वो फंड कहाँ से आया है उसको बताने की हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है। और इस ऑक्सीजन प्लांट पे साफ तौर से लिखा है पीएम केयर्स। जो बात साफ है कि भारत सरकार के पीएम केयर फंड, जिस पे विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि पीएम केयर फंड में कुछ नहीं है, पीएम केयर फंड पे सवाल उठाया जा रहा था। अब उस फंड से किस तरह से, उस फंड के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर यहाँ पे साफ तौर से देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन प्लांट को अपना बताने का किस्सा सिर्फ गुरु तेग बहादुर अस्पताल का ही नहीं, बल्कि लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में लगा पोस्टर भी चीख चीख कर कह रहा है। केजरीवाल एंड कंपनी ने पीएम केयर्स फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट को अपना बता दिया। इसी बोर्ड, इसी उद्घाटन को लेकर टकराव एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट है जिसका जिक्र बोर्ड पर हो रहा है, और अब इसी को लेकर बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जब ये ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स के द्वारा दिए गए हैं, यानी कि पीएम केयर्स फंड के द्वारा दिए गए हैं, तो फिर इसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही वाहवाही लूटना क्यों चाहते हैं। हालांकि यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पीएम केयर्स फंड का जिक्र किया गया है, लेकिन यहां पर जो एलएनजेपी के अंदर प्लांट्स लगाए गए हैं वो टोटल 5 प्लांट हैं। उसमें ऑक्सीजन की जो पूर्ति होगी वो 6 टन के आसपास होगी, और साथ ही अगर हम इस प्लांट की डिटेल के बारे में जानें तो वो ये कि इसमें 2 प्लांट जिसकी 3 टन की कैपेसिटी होगी वो पीएम केयर फंड से लगाए गए हैं। इसके अलावा 3 प्लांट जिसकी 3 टन की कैपेसिटी होगी वो दिल्ली सरकार ने लगाए हैं। अब विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि दिल्ली सरकार इन प्लांट्स को लेकर सिर्फ अपने प्रचार में लगी हुई है। बुराड़ी में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट की कहानी क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। राजनेताओं में तो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, तो चलिए बुराड़ी अस्पताल के डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं कि माजरा क्या है। हमारे पास 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जैसे मैंने बताया, 2 दिल्ली सरकार के हैं इसमें, और 1 पीएम केयर से लगा हुआ है। पीएम केयर वाला 500 लीटर पर मिनट का है, और दिल्ली सरकार वाले जो हैं वो एक 1200 लीटर पर मिनट का और एक 400 लीटर पर मिनट का है हमारे पास। तीनों फंक्शनल है हमारे। डॉक्टर साहब ने तो ठीक ही कहा। अब इन्हें तो ऑक्सीजन प्लांट से सियासी फायदा मिलने से रहा। जिनको मिल सकता है वो धड़ाधड़ पीएम केयर्स फंड से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को अपना बनाने में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगातार यहाँ लगाए गए और देश भर में करीब 1200 प्लांट का लक्ष्य था। और सवाल ये उठता है कि जिस तरफ विपक्ष नेता लगातार इसकी आलोचना कर रहे थे पीएम केयर फंड की, और इस समय पे इसका उपयोग देखा जा रहा है कि पीएम केयर फंड से वो अपना उद्घाटन अपने नाम ले रहे हैं, अपना पूरा श्रेय अपनी पार्टी का नाम ले रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट का मालिकाना हक किसका है, किसका नहीं, सियासत में इसका जवाब मिलना जरा मुश्किल है। लेकिन पीएम केयर्स फंड और डीआरडीओ की मदद से ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नए ऑक्सीजन प्लांट्स का निर्माण ऑक्सीजन की कमी का जवाब जरूर है, कोरोना से जीत का माध्यम जरूर है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार श्रेय लेने की रेस में कितनी आगे है ये आपने देख ही लिया। अब आपको ऑक्सीजन प्लांट पर अपना हक जताने की झारखंड सरकार की कोशिश दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते उससे पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फीता काट दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड और दिल्ली के साथ साथ एक और गैर बीजेपी प्रशासित राज्य जो ऑक्सीजन प्लांट क्रेडिट रेस में शामिल हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन की ये रस्म प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही निभा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 32 ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट के क्रेडिट रेस में झारखंड के मुख्यमंत्री फर्स्ट आ गए। उनका पुरस्कार जो है हमारे टोटल स्वास्थ्य विभाग के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का भी उन्होंने सम्मान बढ़ाया है, इसलिए हम उनके प्रति बहुत आभारी हैं। देश भर के राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से लगाए गए हैं। अब क्योंकि हेमंत सोरेन ने पहले ही ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया तो बीजेपी को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये कारनामा प्रधानमंत्री मोदी का अपमान है। सरकार ने चोर दरवाजे से एक दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के जरिए इन प्लांटों का जो झारखंड में थे उनका उद्घाटन करा दिया। तो ये पूरे तरीके से गैर उचित है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है,
झारखंड सरकार ने एक संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यह लड़ाई ऑक्सीजन प्लांट का श्रेय लेने की है। बीजेपी का आरोप है कि यही श्रेय लेने के लिए हेमंत सोरेन ने चोर दरवाजे से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया। यह कितनी हास्यास्पद बात है कि जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन पूर्व ही कर देते हैं। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बातें और क्या हो सकती है। लेकिन पूरा देश जानता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देशवासियों के लिए उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है और उसके लिए पीएम केयर फंड से राशि देने का काम किया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य के मुद्दे पर बीजेपी राजनीति कर रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को शायद ये याद नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तब उस कमी के लिए सभी गैर बीजेपी राज बीजेपी की केंद्र सरकार को ही कोस रहे थे। अब जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया तो उससे फीता काटकर अपने नाम करने में जरा भी देर नहीं लगाई। सोहन सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत, रांची। चलिए चलते हैं अपने संवाददाता पुलकित नागर के पास। ये भी अच्छा है कि पैसा बांटे कोई और फीता काटे कोई, पर जो दोनों मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है। जब पैसा प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड से आया है, जब प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन करने वाले थे, तो एक दिन पहले ही उसका इनॉग्रेशन करने की क्या जल्दी थी? देखिए, राजनीति है और राजनीति में कोशिश यही ये तमाम लोग करते हुए नजर आए। लेकिन मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुना देता हूं जो दिल्ली सरकार द्वारा 6 तारीख को भेजी गई थी, यानी कि प्रेस रिलीज जो भेजी गई थी, उसमें ये कहा गया कि सीएम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम रंग लाई। बुधवार को शुरू हुए 27 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये जोड़ा गया और ये 27 ऑक्सीजन प्लांट हैं जिसमें पीएम केयर फंड से भी ऑक्सीजन प्लांट आए और जिनकी संख्या बताई जाती है कि लगभग आधे यहाँ से पीएम केयर फंड से आए। तो कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से 6 तारीख को ही उद्घाटन कर ये संदेश दिया जाए कि जो आत्मनिर्भर ऑक्सीजन प्लांट्स के बारे में दिल्ली बनना चाहती है उसमें शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है। अब बीजेपी इसी मुद्दे को उठाने में लगी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों इन तमाम चीजों का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, पीएम केयर्स फंड का जिक्र तमाम पोस्टर्स में तमाम जगहों पर क्यों नहीं है। जी बिल्कुल, बनाया डीआरडीओ ने, पैसा आया पीएम केयर्स फंड से, पर हम आत्मनिर्भर हैं। चलिए, जब तक लोगों को, दिल्ली के लोगों को, झारखंड के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, कम से कम उसका उद्देश्य तो पूरा हो गया। पुलकित, सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां के सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई हुई है। कश्मीर में 300 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में हिरासत में लिए गए 300 लोग, और ये हुआ है उन आतंकी घटनाओं के बाद जिसमें 5 सिख और हिंदू धर्म के लोगों पर हमला किया गया था। आतंकी घटनाओं के चलते हिरासत में ये 300 लोग लिए गए हैं। 72 घंटों में घाटी में 5 निर्दोष लोगों की हत्या की गई है और अब ये एक बड़ी कार्रवाई है सुरक्षा बलों द्वारा। आपको याद होगा कि पिछले 3 दिनों में 5 मासूम लोगों की बर्बरतापूर्वक हत्या की गई। कल एक स्कूल के अंदर एक सिख महिला, एक प्रिंसिपल और एक हिंदू टीचर को बाकायदा कमरे से बाहर निकाल करके उन्हें गोली मार दी गई। मिनॉरिटीज जम्मू कश्मीर में किसी से डरने वाले नहीं हैं। अरे मैं तो जम्मू कश्मीर में बैठे हुए उस गुपकार ग्रुप से ये कहना चाहती हूँ, आज वो कहाँ पर हैं? उसने हमारे जम्मू वासियों से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से टक्कर ली है। वो भूल गया है सर्जिकल स्ट्राइक को। सो-कॉल्ड कश्मीरी नेता जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, आज वहाँ परिवार मारे जा रहे हैं। वहाँ पर आज क्यों नहीं सड़कों पे आ रहे?
पिछले 72 घंटे में कश्मीर में इन निर्दोष और निहत्थे लोगों की पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने हत्या कर दी। कश्मीर की अमन और शांति पर लग गई है आतंकियों की बुरी नजर। कुछ दिन पहले तक घाटी में जहां सैलानियों की घूमते फिरते तस्वीरें सामने आ रही थी, उसी घाटी से अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। नापाक आतंकी कश्मीर में रह रहे अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बना रहे हैं, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इन आतंकियों को उनकी शर्मनाक हरकतों का जवाब देने के लिए आज सिख समुदाय के लोगों ने जम्मू में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। लोगों ने नारेबाजी कर अपना गुस्सा जाहिर किया, साथ ही इंसाफ की मांग की। हम ये मैसेज जो है पाकिस्तानियों को पहुंचाना चाहते हैं। वो ये भूल रहा है कि उसने किससे टक्कर ली है। उसने हमारे जम्मू वासियों से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से टक्कर ली है। वो भूल गया है सर्जिकल स्ट्राइक को कि उसके साथ क्या किया गया था। ये आवाज हम पाकिस्तान में पहुंचाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं ये प्रोटेस्ट आगे तक जाएगा अगर हमारे इसी तरह भाई बहनों का उन्होंने निर्मम हत्या कर। हम मिनोरिटीज जम्मू कश्मीर में किसी से डरने वाले नहीं है। अरे मैं तो जम्मू कश्मीर में बैठे हुए उस गुपकार ग्रुप से ये कहना चाहती हूँ, आज वो कहाँ पर हैं? और राहुल गांधी से मैं ये प्रश्न पूछती हूँ कि जब इलेक्शंस का टाइम आता है तब अपने आप को वो हिंदू कहलाता है, जब कश्मीर में आता है तब अपने आप को कश्मीरी पंडित कहलाता है। आज वो कहाँ है? आज कश्मीरी पंडितों के घर में क्यों नहीं आया? आज सिखों के घर में क्यों नहीं आया? पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि जब गिलानी की मौत होती है तो ये लोग शोक करते हैं, लेकिन जब हमारे कश्मीर में निर्मम लोगों की हत्याएं की जाती हैं, एक गोलगप्पे वाला एक स्कूल टीचर लोगों को शिक्षा दे रहा था, एक महिला को, इन्होंने हर समुदाय को गिन गिन के जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं, इनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इनको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश का नेता तो मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, तो इनको इन चीजों का जो है अंजाम भुगतना पड़ेगा। आतंकी हमले में मारी गई सुपिंदर कौर की अंतिम यात्रा में भी सैकड़ों लोग पहुंचे। श्रीनगर की सड़कों से गुजरी इस अंतिम यात्रा में हर शख्स की आंखें नम थी और साथ ही पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की शर्मनाक हरकत पर गुस्सा थी। कश्मीर घाटी में निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या का सिलसिला पिछले एक हफ्ते से जारी है। कल श्रीनगर में एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर की हत्या कर दी गई। आतंकी स्कूल के कमरे में घुसे, मुस्लिम टीचर्स को एक तरफ किया और फिर सिख और हिंदू टीचर को कमरे से बाहर घसीटकर गोली मार दी, जिससे ये साफ है कि घाटी में इन आतंकियों का निशाना सिर्फ सिख और हिंदू है। इस तरह की टारगेट किलिंग से साफ है कि कश्मीर घाटी में आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी। अलग अलग वारदातों में आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें आतंकियों के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिससे 90 के दशक का दौर एक बार फिर याद आ रहा है, जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से इन आतंकियों ने बेघर कर दिया। हजारों कश्मीरी पंडितों की हत्या 90 के दशक में की थी। इन टारगेटेड किलिंग के जरिए हिंदू और सिखों को आतंकी कश्मीर छोड़ने पर मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया है कि इन आतंकियों का हिसाब जल्द ही चुकता होगा। पार बैठे लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। संभावित खतरों से हम पूरी तरह से हमारे ध्यान में है, प्रशासन के ध्यान में है, फोर्सेस के ध्यान में है और उस अनुरूप रणनीति बनाई जा रही है कि इस तरह की घटना अब आगे न हो। और जिन लोगों ने घटना की है, मैं समझता हूं कि जल्द ही वो हम आप सबके सामने होंगे और परिणाम आप देखेंगे। जहां एक और घाटी में लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीडीपी के नेता आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता प्रदीप दत्ता ने जब पीडीपी के नेताओं से उन हत्याओं के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है लोगों का,
कॉन्फिडेंस वैसे ही शैटर हुआ है बिकॉज ऑफ पाक प्रॉक्सीज। सो फिर आप उस समय पे बात करते हैं पाकिस्तान से बातचीत करने का, कुछ तुक तो बनती नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, बात करने से ही कोई हल निकलेगा, कोई मसला हल होंगे। आज से पहले वाजपेयी साहब ने कितनी बड़ी ट्राई की थी, फिर मोदी साहब ने रातों रात वहाँ जाके उनसे ट्राई की है। और हमारे सदर महबूबा मुफ्ती जी यही कह रहे हैं कि उनसे बातचीत करो, टेबल पे बैठो, गोल टेबल मेज पे बैठ कोई ना कोई हल निकले। आज जो कितनी बड़ी किलिंग्स हो रही है, makes you believe that it is only Pakistan which is behind all these activities. I mean, it is a presumption based on no facts, based on no ground realities. You are just, speaking loudly and more loudly that Pakistan, Pakistan, Pakistan. Let the investigation take its course. हर पार्टी को राजनीति करने का पूरा अधिकार है, लेकिन निर्दोष लोगों की मौत पर भी पाकिस्तान से सवाल न पूछना, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देना, ये कौन सी राजनीति पीडीपी और उनके नेता कर रहे हैं? एक और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली बुलाया है। सूत्रों ने बताया हमें कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दिल्ली आएंगे। घाटी में हो रही आतंकी घटनाओं पर एक बहुत अहम बैठक कल दिल्ली में होने वाली है। प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। क्या एक बड़े ऑपरेशन का अंदेशा है आने वाले दिनों में? क्योंकि मनोज सिन्हा जब वो टाइम्स ऑफ भारत से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर बोला था प्रदीप कि 48 घंटों के अंदर पूरा हिसाब होगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमारे जब एडिटर साहिबा से बात करी तो उन्होंने यही कहा था कि पूरा हिसाब होगा और इनको किसी भी आतंकवादी जो भी इस घटना में मुलविस है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसका देखो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। 300 के करीब लोगों को सस्पेक्ट हैं या ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उन्हें उठा लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरी कोशिश यही है कि जो भी ये टीआरएफ के आतंकवादी जो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, जो एक आम निहत्थे आदमियों को मार रहे हैं, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी उनके साथ हिसाब किताब किया जाएगा। क्योंकि मनोज सिन्हा ने एक साफ बयान दिया है कि अकाउंटेबिलिटी होगी, हर खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। और इसी सिलसिले में एक कल बैठक होने जा रही है जिसमें हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने उनको बुलाया है, दिल्ली जाएंगे और पूरा रिव्यू किया जाएगा सिक्योरिटी को। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब जब यहाँ टूरिज्म बढ़ता है, जब जब यहाँ बात होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जब जब यहाँ बिल्कुल नॉर्मलसी आती है तो पाकिस्तान बौखला जाता है। और सबसे बड़ी बौखलाहट इस बार पद्मजा तब हुई थी जब 15 अगस्त के दिन लोग लाल चौक में खुद उमड़ पड़े थे और जश्न आजादी मनाया था, तिरंगा लहराया गया था। तब से आप देखिए कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही है जिससे वो एक खौफ का एक भय पैदा करना चाहते हैं लोगों में, एक दरार पैदा करना चाहते हैं। लेकिन आज जो घाटी में जिस तरीके से सिख समुदाय के लोग बाहर उतर कर आए और उन्होंने एक पैगाम दे दिया, वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, हमारा माइंडसेट बदल चुका है, हिंदुस्तान बदल चुका है। और वो वक्त चला गया जब 90 में आपने डरा धमका के लोगों को निकाल दिया था। हम यहां से निकलने वाले नहीं हैं। प्रदीप ये बताइए कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में माहौल क्या है? क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कल रात को जितने भी माइनॉरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स थे, जो पंडितों के और सिखों के दुकानें थीं, उनको जल्दी बंद कर दिया गया। बाजारों में सन्नाटा फैल गया, कुछ लोग छोड़ करके भी जा रहे हैं कश्मीर को। ये एक्शन के बाद कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है? जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है। जिस तरीके से आज आपने देखा होगा कि कई लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग जिस तरीके से कश्मीर की सड़कों पर उतरे और उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, आक्रोश दिखाया, उससे यही साफ होता है कि वो एक पैगाम दे रहे थे कि हम यहां से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि कश्मीर हमारा भी उतना ही है जितना कश्मीर आपका है। और कश्मीर में हर जाति, हर प्रांत के, हर जगह के लोग रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर का मुसलमान बाकी जगहों में जाके रह सकता है, उसी तरह से बाकी लोग भी यहां आके कामकाज कर सकते हैं। क्योंकि एक गोलगप्पे वाला सिर्फ अपने कारोबार के लिए आया था, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आया था, उस बेचारे का क्या कसूर था, सब यही पूछ रहे हैं। और जो ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं उससे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा और आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि किस तरीके से TRF जो ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तोयबा की, उस पर किस तरह से नकेल कसी जाती है। और इस वक्त एक ऑर्डर आया है थोड़ी देर पहले, वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आया कि जो माइग्रेंट टीचर्स वहां पे काम कर रहे थे उन्हें कहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिएगा, आपको स्कूल फिलहाल आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो टीआरएफ के जो टेररिस्ट हैं, ये पार्ट टाइम टेररिस्ट हैं। ये आम आदमियों के साथ घुल मिल जाते हैं, इनके पास पिस्तौल होती है, कोई खास ट्रेनिंग नहीं है, कभी भी किसी को मार सकते हैं, भय का मंजर क्रिएट कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान के पूरी निरीक्षण है, उनको एहतियात बरतना और सुरक्षा देना एक तरफ है, पर सबसे जरूरी है वो ऑपरेशन, जिससे एक साफ संदेश जाए कि किसी भी तरीके का हमला जो अल्पसंख्यक हैं जम्मू कश्मीर में, उनके ऊपर नहीं सहा जाएगा इस नए जम्मू कश्मीर में। प्रदीप, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां लखीमपुर खीरी के तुकुनिया में हुए बवाल के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, उनको आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था, वो नहीं पेश हुए। इसके बाद यूपी पुलिस की ओर से आशीष मिश्रा को एक और नोटिस जारी किया गया है। जांच कमेटी के सामने पेशी के लिए अब आशीष मिश्रा को कल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया है, और अगर वो कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ना तय है। ऐसा है कि देखिए, मुझे कानून व्यवस्था का है, बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष है और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है? अरे विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता है विपक्ष के, कोई कह रहे कि आपके पद पे रहते न्याय नहीं होगा। हाँ। सर कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच अजय जी कहा जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया था उसको भी खत्म कर दिया है। अजय जी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जांच, ये तो आप लोग कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निष्पक्ष काम करती है। दोषियों के विरुद्ध, जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सुना आपने, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कितनी बेबाकी से अपने बेटे आशीष मिश्रा का बचाव किया। आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा ने कहा उनका बेटा लखीमपुर खीरी में ही है और कल तमाम सबूतों और साक्ष्यों के साथ क्राइम ब्रांच के सामने पेश होगा। अजय मिश्रा ने कहा कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अजय मिश्रा बोले कि हिंसा के दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर यूपी पुलिस ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के घर के बाहर एक और नोटिस चस्पा कर उनके बेटे आशीष मिश्रा को हिंसा के सिलसिले में 9 अक्टूबर सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा है। इस बीच आशीष मिश्रा पर लग रहे आरोपों को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत ने अजय मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने आशीष मिश्रा पर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये कोई सीन नहीं है, वो लखीमपुर में है, आज कुछ अस्वस्थ थे वो, तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मेरे पास सारे साक्ष्य हैं और मैं उन साक्ष्यों को देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से बयान देने की बात कही है। जो भी समय तय होगा उसमें वो बयान देंगे। वो वहीं लखीमपुर में है घर पर अपने। अच्छा, और एक और चीज की क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी बात कही थी उन्होंने कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपीयर हो सकते हैं? नहीं, अभी उन्होंने इसे नहीं कहा। अभी हमने तो खाली उन्होंने मुझे यही बताया कि एक पत्र मैंने भेज करके ये डिमांड किया कि हमको समय देंगे, आज कुछ अस्वस्थता है तो हम उसको करेंगे। अच्छा, आसपास के इलाके के लोग बताए थे कि गांव की तरफ है, और चूंकि आप आसपास और गलत के लोगों से पूछेंगे तो यही पता चलेगा जी, इसलिए हमने आपको फोन किया। आप ऑथेंटिक आदमी से पूछिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्यों करेंगे भाई। हम जब एकदम ठीक हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं और गलत मुकदमा है तो हम तो उसके साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। हमारी सरकार है और हमको सारी जो एजेंसियां हैं उन पर विश्वास है। एक इस तरह की सरकार है जो दूध का दूध और पानी का पानी करती है। सर, लेकिन एक और बात है कि जो जिन लोगों ने लिंचिंग की थी आपके पार्टी कार्यकर्ताओं की, उनकी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जो लोग मृत हैं उनको गिरफ्तार दिखा दिया गया, जो लोग चोटिल हैं उनको गिरफ्तार दिखा दिया गया। जी जी जी, नहीं वो उन्होंने नहीं किया है। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता, अभी मुझे ऐसी सूचना मिली, कल ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन शांतिपूर्वक तरीके से देंगे कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की है उनकी भी गिरफ्तारी हो। जी बिल्कुल, क्योंकि सर उनकी गिरफ्तारी अभी तक कोई नहीं थी। नहीं, उनकी गिरफ्तारी हो और जो घायल लोग हैं उनको मुआवजा मिले। और अगर इसमें इस एंगल से भी जांच हो कि इस आंदोलन में कोई राष्ट्र विरोधी तत्व तो नहीं शामिल थे,
ये सारी चीज का ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को संबोधित कल शांतिपूर्वक तरीके से हमारे कार्यकर्ता देंगे। क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा की पेशी के लिए दूसरा नोटिस अजय मिश्रा के घर के बाहर चिपका दिया है और आशीष के पास कल सुबह 11 बजे तक का वक्त है और अगर वो कल भी पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुमकिन है उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया जाए। हालांकि खबरें ऐसी भी हैं कि आशीष मिश्रा नेपाल फरार हो चुके हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से नाखुश है। 302 के आरोपी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है? अब तक आशीष मिश्रा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? 302 के आरोपी को तो कस्टडी में लिया जाता है। अदालत ने यूपी सरकार के वकील से भी पूछा कि 302 के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। 3 जजों की बेंच ने कहा कि यूपी पुलिस जिस तरह से मामले की जांच कर रही है वो संतोषजनक नहीं है। अब आशीष के पास कल सुबह 11 बजे तक का वक्त है। पेश हुए तो ठीक, नहीं तो मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो अब 12 घंटे से बस थोड़ा ज्यादा टाइम है आशीष मिश्रा के पास। उनके पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने टाइम्स नाउ नव भारत को बताया है कि वो इस वक्त भी भारत में मौजूद हैं। कई ऐसी राजनेता थे जिन्होंने आशंका जताई थी कि हो सकता है कि वो बॉर्डर पार करके नेपाल भाग गए हों, पर अजय मिश्रा का कहना है कि आशीष मिश्रा अभी भी उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है, लखीमपुर में ही मौजूद हैं और कल सुबह 10 बजे वो एसआईटी के सामने पेश होंगे। आपको ये बता दें, इस वक्त की एक और खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां क्रिकेट टीम का बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन पिछले 12 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट अर्श से फर्श पर आ गया है। आज कोई भी टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना नहीं चाहती। न्यूजीलैंड ने मैच शुरू होने से पहले ही खेलने से इनकार कर दिया, तो वहीं इंग्लैंड ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जिस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह चाहा, उसी दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बंद होने की कगार पे पहुंच जाएगा। हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए नवेले चेयरमैन रमीज राजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान संभाले जुम्मा 4 दिन हुए हैं, लेकिन सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। 13 सितंबर को इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान संभाली थी। चेयरमैन बने हुए 1 महीना बीतने वाला है, लेकिन पाकिस्तान ने इस दौरान एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। न्यूजीलैंड ने सीरीज का पहला मैच शुरू होने से कुछ देर पहले ही मैच खेलने से मना कर दिया। इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के बद से बदतर होते हालात किसी से छिपे नहीं हैं और अब तो खुद रमीज राजा ने ही बोल दिया है कि अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह ले तो पाकिस्तान क्रिकेट का वजूद खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। रमीज राजा के इस बयान का मतलब आपको विस्तार से समझाते हैं। बीसीसीआई, पीसीबी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड क्रिकेट समेत कई क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के अंडर आते हैं। आईसीसी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सभी क्रिकेट बोर्ड में बांटता है। आईसीसी की कमाई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप से जुड़े इवेंट से होती है। आईसीसी को ग्लोबल ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर के जरिए आमदनी होती है, जिसमें लगभग 90% पैसा भारतीय कंपनियों का होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे
तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन रमीज राजा को यही डर सता रहा है कि कहीं सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और स्ट्राइक पाकिस्तान पर ना कर दे। अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या हाल होगा वो भी आपको समझाते हैं। पहले रेवेन्यू मॉडल के तहत आईसीसी अपनी कुल कमाई में से 1536 मिलियन यूएस डॉलर क्रिकेट बोर्ड में बांटता है, जिसमें भारत को 405 मिलियन यूएस डॉलर मिले हैं। कुल रेवेन्यू का लगभग 23%। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, जिसे मिलते हैं 139 मिलियन यूएस डॉलर, तो वहीं पाकिस्तान को मिलते हैं 128 मिलियन यूएस डॉलर। अगर हिंदुस्तान ने आईसीसी पर भविष्य में दबाव बनाया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। क्रिकेट में हिंदुस्तान सुपर पावर है। टीम इंडिया जिस भी देश के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने जाती है उनकी जोरदार कमाई होती है, लेकिन पिछले एक दशक से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमाई को बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान में अब कोई क्रिकेट खेलने जाएगा नहीं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट से जुड़े सभी तार पहले ही तोड़ दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास बस एक ही रास्ता है, अपने पाले हुए आतंकियों को जेल में डाले, पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ते सुधारे, तभी कुछ भला हो पाएगा। संवाददाता वैभव भोला हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। कम से कम रमीज राजा ने सच तो बोला, पर कब बंद हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए, अगर हम पद्मजा बात करें, आज के समय में हिंदुस्तान क्रिकेट में सुपर पावर है, वर्ल्ड पावर है। तो किसी भी देश को जब वो इंडिया के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो उनकी कमाई होती है, उनकी आमदनी बढ़ती है। जब आप बायलैटरल सीरीज खेलते हो तो हिंदुस्तान ने पिछले 10 सालों से पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट सीरीज नहीं खेले, तो अब ये मान के चलिए ऑटोमेटिकली पाकिस्तान क्रिकेट जो है इस समय अर्श से फर्श तक पहुंच चुका है। और जिस तरीके की बात जो रमीज राजा ने की, ये बहुत क्लियर है कि आईसीसी की जो फंडिंग है, 90% जो फंडिंग है वो इंडियन कंपनीज की तरफ से आती है, जिसमें से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो उनका टोटल रेवेन्यू है उसका 50% उनको आईसीसी देता है। यानी कि पाकिस्तान के पास अब अपने तरफ से या अपनी जो कंपनीज है पाकिस्तान की, वहां से पैसा ना के बराबर आता है। तो वहीं अगर हम बात करें इंडियन टीम की, तो इंडिया के पास, आपके पास आईपीएल है, बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, तो इंडिया के पास लगातार बहुत ज़्यादा पैसा रहता है। तो अगर भविष्य में पाकिस्तान जो हरकतें लगातार करता रहता है, जो अगर मैं टेररिज्म की बात करूँ, इसके जो लगातार केसेस बढ़ते रहते हैं, तो अगर उसको देख कर आगे चल के ये स्ट्राइक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान में अभी कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड ने खेलने से इनकार किया, इंग्लैंड ने जाने से मना कर दिया, तो आगे भविष्य में ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर ताला लग जाए। और जब से रमीज राजा पाकिस्तान के चेयरमैन बने हैं, हंसी की बात यह है कि वो आए तो बहुत एक इरादों के साथ थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत आगे लेके जाएंगे, लेकिन जब से उन्होंने बोर्ड की कमान संभाली तब से लेके अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक भी मुकाबला नहीं खेला। तो पाकिस्तान क्रिकेट इस समय काफ़ी ज़्यादा लो से गुजर रहा है और एक मौका हिंदुस्तान को और मिलने वाला है। मैं अगर कहूँ 24 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है T20 वर्ल्ड कप में। आज तक कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा है, तो एक मौका हिंदुस्तान के पास और है पाकिस्तान को एक बड़ी चोट देने का। पद्मजा, बिल्कुल। तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमेशा बम की जरूरत नहीं, कभी कभी बल्ले से भी सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। वैभव, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही खबर है। वैभव, ये भी बताइए कि हाल फिलहाल में, वैभव अभी हमारे साथ है, एक सवाल और वैभव से मैं लेना चाहती हूँ, वो ये है कि हाल फिलहाल में कई बार धक्का लगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इसमें किसी Tonight on News Hour, direct and exclusive is Union Civil Aviation Minister Mr. Jyotiraditya Scindia। सिंधिया जी, बहुत बहुत मुबारक हो। एक बहुत समय से टला